हेलो 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 मेरे बच्चे, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। घर पे सब कैसे हैं? बढ़िया। अंकल जी आंटी जी ठीक है, घर वाले घर वाली ठीक है। सो आज एक चैप्टर का वन शॉट आने वाला है जेईजीएल में, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। अब ये चैप्टर ऐसा है जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, क्या मैम हम इस चैप्टर को अगर छोड़ के चले जाएं फिर? जिंदा लाशों, छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वन शॉट को देख लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो चैप्टर है मेरे बच्चे, ये आपके एग्जाम्स में आ सकता है 5 to 8 मार्क्स का। अगर आपको जो भी वन शॉट्स हो रहे हैं उनके नोट्स चाहिए तो आपको रजय जाना पड़ेगा पीडब्ल्यू बैच पर। वहां सीएस एग्जीक्यूटिव दिसंबर 25 और जून 2026 कर बैचेस पर जाकर के अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा, विच इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और फिर आपको ये जो वन शॉट्स हैं इनके नोट्स मिलते जाएंगे। बट इसके लिए आपको जाना होगा और जा करके रजिस्ट्रेशन करवाना क्या हो जाएगा? कंपलसरी। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? कंपलसरी। अब आगे बढ़ते हैं। अब लॉ मेकर कह रहा है, शिवानी ये जो चैप्टर है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ये आपके पेपर में 5 to 8 मार्क्स का आता ही आता है। अच्छा, और हर जेईजी के पेपर में आता ही आता है। तो इट इज नॉट लाइक कि कभी आएगा नहीं आएगा, नहीं, एक सवाल तो इसमें से आएगा ही आएगा। और ये जो चैप्टर है ना, इट इज मोर लाइक अ जर्नल बेस्ड चैप्टर। तो आप इसको बहुत इजीली फ्लो में कर सकते हो। ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, स्टैट्यूट्स का मतलब मैं बस लिख देती हूं यहां पर लॉ, एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन एंड व्हाई इट इज रिटन, एंड वाई। कंपनी लॉ में हम बोलते हैं ना यार, इट इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशंस। इंटरप्रिटेशंस का मतलब ये होता है कि क्या लिखा है, क्यों लिखा है, इन दोनों चीजों को जानना। क्योंकि जब भी कोई लॉ बनता है तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है जिसकी वजह से वो लॉ बनता है। तो उसको जानना कि भाई इसके पीछे का क्या रीजन है। हमने जब सबसे पहली क्लास लॉ की थी तो हमने बोला था कि लॉ जो है वो सोल्यूशन है। तो भाई क्या प्रॉब्लम आई होगी, उस प्रॉब्लम को ये कैसे सॉल्व कर रहा है, दिस इज व्हाट वी जर्नली कॉल एज इंटरप्रिटेशन। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, अब लॉ मेकर कहता है, देखो एक बार, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल अ स्टैट्यूट हैज डिफाइंड एज विल ऑफ लेजिस्लेचर। क्या मैम हमें ये नाम भी याद करने हैं? नहीं, ये नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है। वो क्या कह रहा है, स्टैट्यूट क्या है? स्टैट्यूट इज द विल ऑफ लेजिस्लेचर। स्टैट्यूट इज व्हाट? अ विल ऑफ लेजिस्लेचर। मतलब सिंपल सी बात है यार, लेजिस्लेचर ही तो बनाती है लॉ, लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी, यस और नो। तो वो जो बनाती है उसको जो सही लगता है उसी को तो हम क्या बोलते हैं? लॉ बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद अ स्टैचू इज अ लॉ दैट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। ये तो भाई हम कितने समय से ये डिस्कस कर रहे हैं कि स्टैचूट क्या है? इट्स अ लॉ। स्टैचूट क्या है? इट्स अ लॉ जो कि किसने बनाया है? लेजिस्लेटिव पावर ने बनाया है। जो कि किसने बनाया है मेरे बच्चे? लेजिस्लेटिव पावर ने बनाया है। अब क्लासेस ऑफ स्टैट्यूट, ये सवाल हो सकता है आपके पेपर में 3 से 5 नंबर का पूछ ले। चांसेस बहुत बहुत रेयर हैं, बट वी नेवर नो। क्लासेस ऑफ स्टैट्यूट्स जैसे इनेबलिंग, डिक्लेरेटरी, कंसोलिडेटिंग, अमेंडिंग, पीनल, डिसेबलिंग, रेमेडियल, कोडिफाइंग। अब मैम इनका मतलब क्या है? देखो, हर स्टैट्यूट यानी जो हर लॉ होता है ना मेरे बच्चे, वो आपको कुछ ना कुछ ऑफर करता है। इतनी बात मानते हो? हर लॉ क्या करता है मेरे बच्चे? आपको कुछ ना कुछ ऑफर करता है। जैसे इनेबलिंग स्टैट्यूट अगर मैं बोलूं तो ये आपको कुछ करने के लिए बोलता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं,
एलएलपी एक्ट। अब एलएलपी एक्ट अगर आप देखो तो उसमें ये बता रखा है कि एलएलपी कैसे फॉर्म होगी, एलएलपी के क्या फीचर्स होंगे। मतलब वो एक्ट इनेबलिंग एक्ट है, वो आपको एलएलपी बनाने के लिए क्या करना है उसे बताता है। सो इनेबलिंग एक्ट मतलब जब व्हेन दे रिमूव अ रिस्ट्रिक्शन एंड ग्रांट पावर टू डू एन एक्ट, मतलब जब कोई भी एक्ट आपको कुछ करने की पावर दे रहा है, जब कोई भी एक्ट आपको कुछ करने की पावर दे रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? इनेबलिंग स्टैट्यूट। उसे हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? इनेबलिंग स्टैट्यूट। डन। अगला है डिक्लेरेटरी स्टैट्यूट। अगला क्या है मेरे बच्चे? डिक्लेरेटरी स्टैट्यूट। मैम डिक्लेरेटरी मतलब जो चीज ऑलरेडी है वो उसको डिक्लेयर कर रहा है। जैसे जब कोई एक पर्टिकुलर चीज टैक्सेबल है या नहीं, इस पर नोटिफिकेशन आ गई, ठीक है, कंपनी ये काम कर सकती है नहीं कर सकती, नोटिफिकेशन आ गई, करेगी कितना टैक्स लगेगा, नोटिफिकेशन आ गई। मतलब कुछ अलग से लॉ नहीं बना, जस्ट चीजों को क्लैरिफाई किया है, चीजों को डिक्लेयर किया है, उसे हम क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटरी स्टैट्यूट्स। अगर आप देखो तो आप इनके वर्ड्स के मतलब पढ़ करके समझ पा रहे हो कि ये किससे डील कर रहे हैं, यस और नो। डिक्लेरेटरी स्टैट्यूट व्हेन दे डू नॉट मेक एनी ऑल्टरेशन इन द एग्जिस्टिंग लॉ, मतलब एग्जिस्टिंग लॉ में कोई भी ऑल्टरेशन नहीं की गई, बट ओनली एक्सप्लेन्स व्हाट इट इज। सिर्फ क्या एक्सप्लेन किया है कि भाई वो चीज क्या है, देयर इज नो अल्टरेशन, दैट इज डिक्लेरेटरी स्टैट्यूट। उसके बाद आता है कॉन्सोलिडेटिंग। कॉन्सोलिडेटिंग का मतलब क्या होता है? व्हेन दे कॉन्सोलिडेट और कंबाइंड प्रीवियस स्टैट्यूट रिलेटिंग टू द सेम सब्जेक्ट्स। जैसे सिविल प्रोसीजर कोड, जैसे व्हाट मेरे बच्चे? सिविल प्रोसीजर कोड। सो सिविल प्रोसीजर कोड इज अ कॉन्सोलिडेटेड स्टैट्यूट। सिविल प्रोसीजर कोड इज व्हाट? अ कॉन्सोलिडेटेड स्टैट्यूट। मतलब ऑलरेडी बहुत सारे लॉज अलग अलग बिखरे हुए थे, सबको इकट्ठा करके एक स्टैच्यू बना दिया गया, दैट इज कॉन्सोलिडेट कर दिया गया। उसके बाद अमेंडिंग, जैसे कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, यस और नो। जब अमेंडमेंट्स आती हैं, दैट आर अमेंडिंग एक्ट्स व्हेन दे ऑल्टर द एग्जिस्टिंग लॉ। अच्छा, उसके बाद पीनल, जो पेनल्टी इंपोज करता है, जैसे बीएनएस। डिसेबलिंग, जो आपको कुछ करने से रोकता है। अच्छा, इनेबलिंग कौन होता है? जो आपको कुछ करने के लिए बोलता है। डिसेबलिंग, जो आपको कुछ करने से रोकता है। जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट्स की अगर आप बात करो, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट्स में देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, तो वो क्या है? डिसेबलिंग। उसके बाद रेमेडियर, एक ऐसा स्टैट्यूट जो आपको रेमेडीज प्रोवाइड करता है, जैसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, राइट। उसके बाद कोडिफाइंग। कोडिफाइंग मतलब पहले वो एग्जिस्टेंस में तो था, बट वो लीगली एग्जिस्टेंस में नहीं था, वो स्कैटर्ड था बहुत ज्यादा, अब वो कस्टम्स में था, अब उन सबको जोड़ करके बना दिया। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आने से पहले हम कॉमन लॉ एक तरीके से कस्टम की बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट करते थे, यस और नो। तो कितना हो गया मैम? फिर कोडिफाइंग और कंसोलिडेटेड में फर्क क्या है? कंसोलिडेटेड मतलब था, बिखरा हुआ था, हमने एक जगह ला दिया। कोडिफाई करने का मतलब क्या है मेरे बच्चे? उसे अनरिटन को हमने रिटर्न कर दिया, दैट इज कोडिफाई। क्लियर है? चलिए चलिए चलिए, एक बार कितने तरीके के हमने स्टैट्यूट्स पढ़े? इनेबलिंग, ठीक है, डिसेबलिंग, उसके बाद अमेंडिंग एंड डिक्लेरेटरी। अमेंडिंग मतलब कुछ नया आ रहा है, डिक्लेरेटरी मतलब चीजें डिक्लेयर हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद कंसोलिडेटिंग, कोडिफाइंग एंड लास्ट में रेमेडियल। एंड लास्ट में क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? रेमेडियल। क्या इतना क्लियर है? आइए, वो कह रहा है कंस्ट्रक्शन। इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच द कोर्ट सीक टू असर्टेन द ट्रू मीनिंग ऑफ लेजिस्लेचर। कि यार लॉ बनाया क्यों गया है भाई? लॉ बनाया क्यों गया है?
इसके पीछे की अगर आप बात करो मेरे बच्चे, क्या उसी को हम इंटरप्रिटेशन बोलेंगे? द आंसर इज यस, उसी को हम क्या बोलेंगे? इंटरप्रिटेशन। अब इस चैप्टर के लिए ना एक बार मैं आपका मॉड्यूल भी रेफर करूंगी। अब मैं मॉड्यूल क्यों रेफर करूंगी आपको पता चल जाएगा, ठीक है? आ जाइए, जरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशंस एंड जर्नल लॉज। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये तो टॉट आ गया जी, हमें तो जाना है 3 पे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आ गया जी, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। आइए, ठीक है, हमने इस इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी, उसके बाद ये सारे स्टैट्यूट्स करे, ठीक है? उसके बाद आता है मेरे बच्चे नीड फॉर इंटरप्रिटेशन। सिंपल सी बात, क्यों चाहिए हमें इंटरप्रिटेशन, क्यों करना है? ताकि हम वो देख सके जिस वजह से लॉ लिखा हुआ है, यस और नो, सिंपल सी बात। उसके बाद एक चीज आती है, अब मैं आपको बताती हूँ, दैट इज माइट बी पॉसिबल 2-3 नंबर का आपके पेपर में सवाल आ जाए, दैट इज अ डॉक्ट्राइन ऑफ, और यू कैन से कैसस ओमिशन रूल। दैट इज व्हाट? कैसस ओमिशन रूल। कैसस ओमिशन रूल का मतलब क्या है कि अगर लॉ ने कुछ नहीं लिखा तो कोर्ट उसमें कुछ ऐड नहीं करेगा, उसे कॉमन लॉ से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मतलब माइट बी पॉसिबल कि लॉ में कुछ नहीं लिखा हो, तो लॉ मेकर कह रहे हैं शिवानी कोर्ट के पास इतनी पावर्स नहीं है कि वो उसमें कुछ ऐड कर दे या उसमें वो कुछ डिलीट कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। कोर्ट सिर्फ और सिर्फ इंटरप्रेट कर सकती है, रूल नहीं बना सकती, जबकि ऐसा नहीं है, आज के टाइम पे कोर्ट रूल बना सकती है। बट कैसस ओमिशन रूल क्या बोलता है कि अगर कोई भी चीज ओमिटेड है या प्रोवाइड नहीं की हुई स्टैट्यूट में, तो उसको कौन गवर्न करेगा? कॉमन लॉ, ना कि उस पे लॉ बनाएगा कोर्ट। बस इतना याद रखना, दैट्स ऑल। वो क्या कह रहा है? दैट नथिंग इज टू बी एडेड और टेकन आउट ऑफ द स्टैट्यूट unless there are adequate grounds to justify the inference the legislature intends something what is omitted or expressed. A court generally interprets the law against rewrite, मतलब दोबारा लिखेंगे नहीं। The court cannot read anything into a statute or rewrite a provision which is ambiguous. ठीक है, एक बार कैसस ओमिसस क्या है? कैसस ओमिसस क्या है? कैसस ओमिसस। कैसस ओमिसस क्या बोलता है कि अगर लॉ में कोई चीज नहीं दी हुई है, अगर लॉ में कोई चीज ओमिट है, तो कोर्ट ना तो कुछ ऐड करेगा ना तो कुछ डिलीट करेगा। मैम ये एक लिटरल कंस्ट्रक्शन जैसा ही तो हो गया। यस, ये एक तरीके से लिटरल कंस्ट्रक्शन जैसा ही है, ठीक है? हम इसको बोलते हैं अगर नहीं है या फिर नॉट प्रोवाइडेड इन द स्टैट्यूट है, तो उसे कौन गवर्न करेगा मेरे बच्चे? कॉमन लॉ। कौन गवर्न करेगा? कॉमन लॉ। अब आगे चलते हैं, ठीक है? अब ये करने की जरूरत नहीं है। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन, एंड देयर आर 2 रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, ठीक है? फर्स्ट इज प्राइमरी एंड द सेकेंड इज अदर रूल्स। प्राइमरी रूल्स में हम पढ़ते हैं लिटरल कंस्ट्रक्शंस, उसके बाद मिसचीफ रूल, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन एंड एडजस्टम जनरस। और अदर रूल्स में एक्सप्रेसो यूनिस्टेस एक्सक्लूजो अल्टरस, कंटेम्पररी एक्सपोजिटो एक्स ऑप्टिमा एक्स फॉरिस्टिमेंस इन लीग, नॉस्टर एसोसस एंड स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शंस। मैम क्या हमें ये जो मैक्सिम्स है ये याद करनी पड़ेंगी? द आंसर इज यस, बट अगर नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें इसके अंदर का मटेरियल याद है तो उसके अकॉर्डिंग भी तुम आंसर्स लिखकर आ सकते हो। नंबर कटेंगे तो देखो एक आधा तो फिर वो तो कटेगा ही कटेगा, ठीक है? उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। अब आओ प्राइमरी रूल, लिटरल कंस्ट्रक्शन। लिटरल कंस्ट्रक्शन का सिंपल सा मतलब क्या है? रीड द लॉ एज इट इज। सिंपल, रीड द लॉ एज इट इज। लॉ जैसा है उसे वैसा ही पढ़ा जाना चाहिए। अगर लॉ के शब्दों में क्लियरिटी है, अनएम्बिग्विटी है, लॉ के शब्द एब्सर्ड नहीं हैं, तो आप उनको कोई भी मतलब अपनी तरफ से नहीं देंगे। दैट इज रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। मतलब जो है आप उसे वैसे ही पढ़ो,
ठीक है। रीजनेबल कंस्ट्रक्शन उत रेस मैजिस वैलेट क्वाम पैरेट। रीजनेबल का मतलब क्या है कि लॉ जो है उसको एक रीजनेबल सेंस में पढ़ा जाना चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे मान लो इस पार्क में कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल, इस पार्क में कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं है, तो इसकी लिटरल कंस्ट्रक्शन क्या बनेगी कि नॉट इवन अ व्हीकल, नॉट इवन अ साइकिल, नॉट इवन अ एम्बुलेंस। बट अगर जरूरत पड़ी तो क्या एम्बुलेंस आनी चाहिए? द आंसर इज यस, क्योंकि सेफ्टी का कंसर्न है। तो लॉ मेकर कहता है शिवानी उसको ना एक रीजनेबल तरीके से पढ़ कि वैसे तो कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो एम्बुलेंस अलाउड है। मतलब आप लॉ को रीजनेबल बनाओ, आप लॉ को क्या बनाओ? रीजनेबल बनाओ। उसके बाद हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। हारमोनियस कंस्ट्रक्शन में लॉ क्या कह रहा है, सुनना। हारमोनियस मतलब कि लेट अस सपोज ये किसी लॉ की फर्स्ट प्रोविजन है और ये किसी लॉ की सेकंड प्रोविजन है, और इन दोनों प्रोविजंस में कंफ्लिक्ट आ रहा है, तो लॉ कहता है शिवानी किसी एक को नहीं चूज करना। इट इज नॉट लाइक कि अगर दो प्रोविजंस में कंफ्लिक्ट आ रहा है तो तू किसी एक प्रोविजन को चूज करेगी, ऐसा नहीं है। किसी एक प्रोविजन को चूज नहीं करना है, तुझे इस तरीके से इंटरप्रिटेशन करनी है कि इन दोनों की इंटरप्रिटेशन सही आए और इन दोनों में से किसी का भी जो इफेक्ट है वो नलिफाई ना हो। दैट इज हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। उसके बाद एडजस्टम जेनरिस। एडजस्टम जेनरिस बोलता है, एग्जाम्पल, पहले कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स दे रखे हैं, ठीक है, एंड बाद में कुछ जर्नल वर्ड्स दे रखे हैं, तो तुम उन जर्नल वर्ड्स को कैसे इंटरप्रेट करोगे स्पेसिफिक वर्ड्स के जैसे। एग्जाम्पल, मुझे खाने में मंचूरियन, नूडल्स, स्प्रिंग रोल एक्सेट्रा पसंद है। अब तुम एक्सेट्रा में खिचड़ी तो नहीं ला सकते ना, सिंपल सी बात। तुम एक्सेट्रा में आलू मटर तो नहीं ला सकते ना। दैट इज एडजस्टम जेनरिस, कि अगर स्पेसिफिक वर्ड्स के बाद कोई वर्ड है दैट इज वेरी जर्नल, तो उस जर्नल वर्ड की जो पहचान है वो उस स्पेसिफिक वर्ड से होगी। उस जर्नल वर्ड की जो पहचान है वो किससे होगी मेरे बच्चे? स्पेसिफिक वर्ड से होगी। उसके बाद द मिस्चीफ रूल्स और हिडन रूल्स। ये क्या बोलते हैं शिवानी? देखो, जब भी कोई लॉ बनता है तो लॉ में बेहद चेंजेस आते हैं, हाँ या ना? मतलब पहले कुछ हुआ होता है जिसकी वजह से वो लॉ बने। पहले जो लॉ था उसमें कहीं ना कहीं लूप होल होता है जिसको हम बोलते हैं मिस्चिफ। पहले जो कहीं ना कहीं लॉ था उसमें क्या होता है? लूप होल होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? मिस्चिफ। तो लॉ मेकर कहता है शिवानी ये तेरी ड्यूटी है, तू उस मिसचीफ को पहचान कि कोई भी लॉ अगर नया बना है तो पुराने वाले लॉ में क्या गलती थी। इसको पहचानने के बाद नए लॉ को इंटरप्रेट करना इजी हो जाएगा, क्योंकि पहले लॉ में कोई गलती थी उसकी वजह से दूसरा लॉ बना, तो कहीं ना कहीं दूसरा लॉ उस गलती को संभाल रहा होगा, उस गलती को सुधार रहा होगा, हाँ या ना? तो लॉ मेकर कहता है ये आपके 5 प्राइमरी रूल्स हैं। अभी हम इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट अभी मैंने आपको एक हिंट दिया है, अभी विल स्टडी दैट इन डिटेल, और डिटेल में भी सेम ही बातें लिखी हुई हैं। तो देखो, सबसे पहला लिटरल कंस्ट्रक्शन, रीड द वर्ड एज इट इज। उसके बाद रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, ut res magis valet quam paret, ut res magis valet quam paret, ut res magis valet quam paret। उसके बाद हिडन रूल्स और मिस्चीफ रूल्स। उसके बाद हारमोनियस कंस्ट्रक्शन एंड एडजस्टम जेनरिस। ये क्या है मेरे बच्चे? प्राइमरी रूल्स हैं। ये क्या है रजे? प्राइमरी रूल्स। आइए एक बार हम इन रूल्स को देखते हैं। सबसे पहला है मेरे बच्चे प्राइमरी प्रिंसिपल, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। रूल ऑफ व्हाट? लिटरल कंस्ट्रक्शन। लॉ मेकर कहता है शिवानी जैसा लॉ है तू लॉ को वैसा पढ़, लॉ में चेंज करने की कोशिश मत कर। लॉ में जो शब्द यूज हुए हैं उनका ऑर्डिनरी मीनिंग निकाल। आइए देखो मैं आपको बताती हूं। According to this rule, the words, phrases, and the sentence of the statutes are ordinary to be understood in their natural, ordinary, or popular and grammatical meaning
unless such a constructions lead to absurdity or the content or object of the statute suggest a different meaning. लॉ मेकर कहता है जब तक कुछ कॉन्ट्ररी ना बोला जाए, जब तक ऐसा ना हो कि स्टैचूट का मीनिंग ही अलग था, यस और नो इन शब्दों का मीनिंग ही अलग है, जो इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर है, लॉ मेकर की इंटेंशन ही अलग है, जब तक ऐसा ना दिखा जाए तब तक आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल तरीके से इंटरप्रिटेशन करनी है. तो देखो क्या लिखा हुआ है, द वर्ड्स, द फ्रेजेस, द सेंटेंस are ordinary to be understood in their natural sense and in their grammatical sense unless such construction leads to absurdity or the content of the statute suggest a different meaning. Suggest a what मेरे बच्चे? Different meaning. Interpretation should not be given which would make other provisions redundant. ये आप हारमोनियस में भी ये सेम लाइन लिख कर आ सकते हो, हारमोनियस में भी ये सेम लाइन आ सकती है कि भाई आप ऐसी इंटरप्रिटेशन नहीं दोगे जिसकी वजह से अदर प्रोविजंस किसी अदर लॉ की निल हो जाए. यस और नो, दिस इज लिटरल कंस्ट्रक्शन. देखो क्या लिखा हुआ है, समझो. देखो, if there is nothing to modify, alter or qualify the language which the statute contain, it must be construed according to the ordinary and the natural meaning of the words. The safer and more correct course of dealing with the question of construction is to take the words themselves and arrive at their meaning without reference to the cases. मतलब सिंपल, देखो आप देख रहे हो बार बार चीज रिपीट हो रही है, बार बार चीज रिपीट हो रही है, जो है उसी को वैसे ही पढ़ो, लेकिन अगर एब्सर्डिटी आए, अगर उसकी वजह से कोई और प्रोविजन इररिलेवेंट हो तो हाँ, तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो. अदरवाइज रीड द थिंग्स एज दे आर, रीड द थिंग्स एज दे आर. वो क्या कह रहे हैं आप देखो, एवरी द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन क्या है, एवरी वर्ड इन लॉ शुड बी गिवन मीनिंग एज नो वर्ड इज अननेसेसरीली यूज्ड and one should not presume any omission, and if a word is not there in statute it shall not be given any meaning. मतलब भाई देखो, जितने वर्ड्स हैं तुम सबका मीनिंग निकालो, लेकिन अगर कोई शब्द नहीं है तो उसका मीनिंग मत निकालो. ये मत सोचो कि वो होगा, लॉ मेकर भूल गया होगा. हम आगे जाके प्रिजम्पशंस भी पढ़ेंगे, प्रिजम्पशंस में भी लॉ मेकर यही बोलता है कि भाई साहब शिवानी ब्रो, क्या बोलता है प्रिजम्पशन में कि शिवानी ब्रो, अगर लॉ मेकर ने कोई चीज नहीं लिखी है तो तू यही मान कि नहीं लिखी है, तुझे उसको मानने की रिक्वायरमेंट नहीं है. सिंपल सी बात, पक्का पक्का. चलिए आइए, उसके बाद अगर कोई बोलता है कि ये वर्ड यहां पे था पर गलती से नहीं आया, या ये वर्ड जो यहां है वो कुछ और कहना चाह रहा है, तो उसको वो बात प्रूव करनी होगी. देखो, द ओनर्स ऑफ शोइंग दैट द वर्ड्स डू नॉट मीन व्हाट दे से लाइज हेविली ऑन द पार्टी हु एलिजेस दैट. ठीक है, उसके बाद आता है मेरे बच्चे हिडन रूल. हिडन रूल को आप मिस्चिफ रूल भी बोलते हो. बेसिकली इसमें ना आपको 4 बातों का ध्यान रखना पड़ता है. कितनी बातों का ध्यान रखना पड़ता है? 4. आप कभी भी अगर आपके एग्जाम में हिडन रूल आ गया तो आप ये 4 बातें ना उसमें लिख करके आओगे, तभी आपको नंबर मिलेंगे. हिडन रूल को हम मिस्चिफ रूल्स भी बोलते हैं, यस और नो. तो यू हैव टू राइट दीज 4 थिंग्स. सबसे पहले वो क्या कह रहा है, व्हाट वाज द कॉमन लॉ बिफोर द मेकिंग ऑफ द एक्ट. कि भाई इस एक्ट के आने से पहले लोग क्या फॉलो कर रहे थे, कॉमन लॉ क्या था. उसके बाद व्हाट वाज द मिसचीफ एंड डिफेक्ट फॉर विच कॉमन लॉ डिड नॉट प्रोवाइड. क्योंकि देखो, अगर कॉमन लॉ ही सारी रेमेडीज प्रोवाइड करता तो एक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती. तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कॉमन लॉ क्या था, और फिर ऐसी क्या प्रॉब्लम्स थी, ऐसे क्या डिफेक्ट्स थे जिसकी रेमेडीज कॉमन लॉ प्रोवाइड नहीं कर रहा था. उसके बाद what remedy the parliament has resolved or appointed to cure. मतलब पार्लियामेंट ने क्या रेमेडी दी और उस रेमेडी के पीछे का
क्या रीजन है? ये 4 लाइंस हेडेन्स रूल की मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तुम्हें हेडेन्स रूल में कुछ याद हो या ना हो, डज नॉट मैटर एट ऑल, बट ये 4 के 4 पॉइंट्स आपको हेडेन्स रूल्स में याद होने चाहिए। सबसे पहला मेरे बच्चे कि एक्ट आने से पहले कॉमन लॉ क्या था, कॉमन लॉ में क्या दिक्कत थी, पार्लियामेंट ने क्या रेमेडीज दी, वो रेमेडीज के पीछे का रीजन क्या है। दोबारा दोबारा दोबारा, ये 4 चीजें। एक्ट आने से पहले का कॉमन लॉ क्या था, कॉमन लॉ में क्या प्रॉब्लम्स थी, पार्लियामेंट ने कौन सी रेमेडीज दी, और पार्लियामेंट ने रेमेडीज क्यों दी। ये चारों की चारों आप हेडेन्स रूल्स में लिख कर आएंगे, तभी आपको मार्क्स जो है वो मिलेंगे। ठीक है, देखो, although judges are unlikely to propound formally their judgments, the 4 questions of mischief or object, therefore when the material words are capable of bearing 2 or more constructions, the most formally established rule for construction is the rule laid down is the Haydn's case। कि भाई देखते हैं कि किस तरीके से ये जो जजमेंट है, ये जो पार्लियामेंट की रेमेडी है, ये दी गई है, यस और नो। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो हेडेन्स केस का रूल है ना, ये तभी अप्लाई होगा जब वर्ड्स क्या है, एम्बिगुअस। अब सिंपल सी बात, वर्ड्स अगर सर्टेन है, अगर वर्ड्स क्या है मेरे बच्चे, सर्टेन, तो आप हेडेन्स रूल क्यों ही फॉलो करोगे, यस और नो। हेडेन्स रूल कब फॉलो होगा मेरे बच्चे, जब वर्ड्स आर नॉट सर्टेन, जब वर्ड्स आर नॉट सर्टेन। तो हेडेन्स रूल में आप इतना भी लिख कर आओगे मेरे बच्चे तो आराम से चलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आइए चलिए मेरे बच्चे, अब अगला आता है रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। रीजनेबल मतलब भाई तुम उसको ना बहुत स्ट्रिक्ट सेंस में मत पढ़ो। अगर देखो, पहले तो लिटरल कंस्ट्रक्शंस में ही पढ़ो, लेकिन अगर उसका मतलब एब्सर्ड हो रहा है, उसका मतलब सही नहीं निकल रहा, तो तुम उसकी रीजनेबल कंस्ट्रक्शन करो। तुम उसकी क्या करो, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन करो। रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, ut res magis valit quam paret। आओ, अगर आप देखो, इन सिंपल वर्ड्स दिस रूल मीन्स दैट इफ एनी वर्ड्स इन द लॉ can be given more than one meaning, then court gives the reasonable meaning which is relevant टू सर्कमस्टांसेस। मतलब अगर कभी भी किसी भी शब्द के एक या एक से ज्यादा मतलब निकलते हैं, देखो अगर एक ही मतलब निकलते हैं तो सॉर्टेड है, तो वी डोंट नीड कि भाई हम उसके 4 मतलब निकालें, यस और नो। दिक्कत कहां पर आएगी, जब एक शब्द के काफी सारे मतलब निकलते हैं। तो लॉ मेकर कह रहे हैं शिवानी, अगर एक शब्द के काफी सारे मतलब निकलते हैं तो तू वो वाला मतलब निकाल जो कि रेलिवेंट है, जो कि क्या है, सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड रेलिवेंट। इफ द लेटर ऑफ लॉ इज नॉट क्लियर, लेटर ऑफ लॉ मतलब कि लॉ में क्या लिखा है वो क्लियर नहीं है, इंटरप्रिटेशन मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द पर्पस और द ऑब्जेक्ट ऑफ द लॉ। तो आप इस अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेशन करो सो दैट आपको उसका ऑब्जेक्ट क्लियर हो, आपको उसका क्या हो, ऑब्जेक्ट क्लियर हो। It follows the principle ut res magis valet quam paret। It means when the interpretation of the statutes is made, it should be done in a meaningful and sensible manner। कि आप अगर कभी भी लॉ की इंटरप्रिटेशन कर रहे हो तो उसको आप एक मीनिंगफुल और एक सेंसिबल मैनर में करोगे, सिंपल। अगला, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। रूल ऑफ व्हाट मेरे बच्चे, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या बोलता है कि जब भी कोई दो स्टैट्यूट्स में कंफ्लिक्ट होगा तो आप इस तरीके से सॉल्यूशन निकालोगे कि दोनों का सॉल्यूशन निकल सके। प्रोविजन 1 बोलता है कि पार्क में कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं है, प्रोविजन 2 बोलता है कि एम्बुलेंस अलाउड है। अब दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, तो हमने दोनों को इस तरीके से इंटरप्रेट किया कि दोनों की प्रोविजंस को हम इफेक्ट कर सके। पहला, पार्क में जर्नली तो कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं है, बट एम्बुलेंस इन एक्सेप्शनल केसेस अलाउड है। इट्स हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। इट इज व्हाट, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। इफ देयर आर 2 or more laws on the same issue
एंड सच लॉज आर कॉन्ट्राडिक्टरी इन नेचर, वो लॉज क्या है मेरे बच्चे, कॉन्ट्राडिक्टरी इन नेचर है, देन इंटरप्रिटेशन मस्ट गिवन इन सच मीनिंग कि जो दोनों लॉ है मेरे बच्चे वो वैलिड रहे और इफेक्टिव रहे. इट शुड नॉट बी लाइक एक लॉ वैलिड है और दूसरा इनइफेक्टिव है, ऐसा नहीं होना चाहिए. डिफरेंट प्रोविजंस शुड बी इंटरप्रिटेटेड टू फिट टुगेदर हार्मोनियसली. क्या इतनी बात क्लियर है? अब आगे रूल ऑफ एडजस्टम जनरल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया अगर स्पेसिफिक वर्ड्स के बाद कोई जर्नल वर्ड है तो आप उस जर्नल वर्ड को कैसे इंटरप्रेट करोगे, अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक प्रोविजन. अकॉर्डिंग टू व्हाट मेरे बच्चे, स्पेसिफिक प्रोविजन. द मीनिंग ऑफ एडजस्टम जनरल्स इज दैट ऑफ द सेम काइंड और ऑफ द सेम स्पीशीज. क्या मतलब है, ऑफ द सेम काइंड और ऑफ द सेम स्पीशीज. व्हेन द जर्नल वर्ड्स follow specific words, the journal words to be interpreted to include only the things of same kind. It helps the court to find the true intent of legislature and avoid giving broad meaning. And avoid giving broad meaning. उसके बाद hidden rules तो हमने कर ही लिया. ठीक है, ये हमारे 5 प्राइमरी रूल्स थे. क्या थे? प्राइमरी रूल्स. देखो आपको ना बेसिक आइडिया होना चाहिए, उसके बाद आप लिख सकते हो कुछ भी बना करके. हम माना कि इसकी लैंग्वेज टफ है, लेकिन मेरे बच्चे जस्ट डोंट फोकस ऑन द लैंग्वेज. ठीक है, आप लैंग्वेज पे फोकस मत करो, आप ये देखो कि आपको कंसेप्ट समझ आ रहा है, उसके बाद कोशिश करो खुद लिखने की. सिंपल. अब आते हैं सेकेंडरी रूल्स. क्या आते हैं मेरे बच्चे? सेकेंडरी रूल्स. तो सबसे पहला सेकेंडरी रूल है एक्सप्रेसियो यूनिट एस्ट एक्सक्लूजियो अल्टरस. क्या है मेरे बच्चे? एक्सप्रेसियो यूनिट एस्ट एक्सक्लूजियो अल्टरस. दोबारा, एक्सप्रेसियो यूनिट एस्ट एक्सक्लूजियो अल्टरस. इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि भाई देखो अगर एक चीज लिखी हुई है तो इसका मतलब है कि दूसरी चीज एक्सक्लूडेड है. व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड is not included, is deemed to be excluded. Yes or no? Exclusio unit est exclusio alteris. बोलो बोलो लो. Expressio unis est exclusio alteris. बोलो. Expressio unit est exclusio alteris. ये क्या बोल रही है? The rule means that express mention of one thing implies the exclusion of another. दोबारा. The rule means that the express mention of one thing, the express mention of one thing implies the exclusion of another, implies the exclusion of another. At the same time, journal words in the statute must receive a journal construction unless there is a statute some ground for limiting and restraining their meaning by reasonable construction. भाई देखो जो नहीं लिखा हुआ वो नहीं ही लिखा हुआ. अगर हम इसको पढ़े expressio unis est exclusio alteris, it means that expression of one means exclusion of other. अगर एक चीज लिखी हुई है तो दूसरी चीज obviously क्या है? excluded. If a particular thing is specifically mentioned, then all other things are excluded. Then all other things are excluded. When the law expressly mention certain things, it is presumed to be exclude what is not mentioned in the law. ठीक है. उसके बाद नॉइस्टर एज सोर्सेस. नॉइस्टर एज सोर्सेस का मतलब होता है इट इज नॉन बाय इट्स एसोसिएट. It is known by its associate. Example, plant and machinery. Plant and machinery. अब मुझे एक बात बताओ, प्लांट एंड मशीनरी की जब हम बात करते हैं तो मशीनरी इज लाइक मशीनरी, उसका स्पेसिफिक वर्ड मशीनरी आपको आपके दिमाग में पूरी पिक्चर बनती है. पर प्लांट का तो जर्नल मतलब पौधा होता है. लेकिन जब मैं आपको प्लांट एंड मशीनरी बोलती हूं तो क्या आपके दिमाग में पौधा आता है या मशीनरी आती है? मैम हमारे दिमाग में तो मशीनरी आती है. सो दैट इज नॉइस्टर एज सोर्सेस. The meaning of the words should be known from its accompanying or associate words. Two words having like alag-alag meaning are coupled together.
द वन विल derive its meaning from the other. मैम एडजस्टम जेनरिस में था बच्ची, एडजस्टम जेनरिस में एक अलग वर्ड आया था स्पेसिफिक वर्ड्स के बाद, तो हमने बोला था कि उस अलग वर्ड को आप स्पेसिफिक वर्ड से इंटरप्रेट करोगे। बट नॉइस्टर रिसोर्सेज में क्या है, दो वर्ड्स साथ में है, उन दोनों के मतलब अलग अलग है, तो एक का मतलब कुछ और है, एक का मतलब कुछ और है, तो जो दूसरे का मतलब है वो पहले वाले से निकलेगा। उसके बाद कंटेम्परेरी एक्सपोजिटो एल्स ऑप्टिमा फॉरेस्टर्स इन लिया, इसका मतलब क्या है भाई, सिंपल सी बात, इसका मतलब ये है दैट इंटरप्रेटिंग द लॉ बेस्ड ऑन हाउ इट इज अंडरस्टूड और अप्लाइड एट द टाइम व्हेन इट इज मेड। मतलब जब भी आप लॉ पढ़ रहे हो, जब भी आप क्या कर रहे हो, लॉ पढ़ रहे हो, तो इस तरीके से इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करो कि जब ये लॉ आया था तो उस समय इसकी इंटरप्रिटेशन कैसी हुई होगी, क्योंकि जब भी कोई लॉ आया होगा, क्या उसने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया होगा, यस, तो उस समय में अगर हम जाकर पढ़ेंगे कि जब ये लॉ आया था तब इस लॉ को कैसे पढ़ा जाता था, तो लॉ मेकर कह रहा है चीजें इंटरप्रेट करनी इजी होंगी। इंटरप्रिटेशन गिवन बाय पीपल हु वर लिविंग एट द टाइम व्हेन द लॉ वाज क्रिएटेड। और एक लास्ट है स्ट्रिक्ट और लिबरल। स्ट्रिक्ट का मतलब कि जो लिखा हुआ है, लिबरल मतलब रीजनेबल, ठीक है। अब उसके बाद आती है प्रिजम्पशंस, मतलब लॉ पढ़ते हुए हम कुछ चीजें क्या करते हैं, प्रिज्यूम। आपको सारी प्रिजम्पशंस याद नहीं करनी है, आप 5-6 प्रिजम्पशंस भी याद कर लोगे तो चलेगा, ठीक है। प्रिजम्पशंस मतलब क्या होता है कि लॉ पढ़ते हुए तुम क्या क्या प्रिज्यूम करते हो, दैट इज प्रिजम्पशन। सबसे पहले दैट द वर्ड्स इन द स्टैट्यूट आर यूज्ड प्रिसाइजली एंड नॉट लूजली, मतलब जो स्टैट्यूट में वर्ड लिखे हुए हैं उनका वही मतलब निकालो जो उनका मतलब निकलता है। आप स्टैट्यूट में वर्ड को लूजली यूज ना करो, मतलब इट शुड नॉट बी लाइक दैट यू आर यूजिंग द वर्ड इन सम वेग सेंस, डू नॉट एवर यूज द वर्ड इन वेग सेंसेस। उसके बाद जो राइट्स दिए गए हैं उनमें ड्यूटीज भी इंप्लाइड है कि आएंगी ही आएंगी। तीसरा, गिल्टी माइंड के लिए मेन जरिया चाहिए। उसके बाद स्टेट इज नॉट अफेक्टेड बाय द स्टैट्यूट, मतलब लॉ से गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद स्टैट्यूट इज नॉट इंटेंडेड टू इनकंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, कोई भी स्टैट्यूट बनाया जाएगा वो इंटरनेशनल लॉ से इनकंसिस्टेंट नहीं होगा। लेजिस्लेचर नोज द स्टेट ऑफ द लॉ, लेजिस्लेचर को लॉ पता है, लेजिस्लेचर ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जो जरूरी ना हो। सिंपल सी बात, लेजिस्लेचर को पता है कि इस तरीके से एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी फंक्शंस करते हैं, अगर पावर्स आई हैं तो ड्यूटीज भी आएंगी ही आएंगी। लेजिस्लेचर मिस्टेक नहीं करती है, ना ही वो किसी को कुछ ऐसा करने के लिए बोलती है जो यूजलेस है। मतलब ये सारी क्या है, प्रिजम्पशंस, और इनका हमको ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार दोबारा, प्रिजम्पशंस क्या क्या है, दैट वर्ड्स इन अ स्टैट्यूट आर यूज्ड प्रिसाइजली नॉट लूजली, मतलब प्रिसाइजली यूज हुए हैं, जो है वही यूज हुए, आप उनका बिना बात के कोई भी अलग मतलब निकालोगे नहीं। उसके बाद जो राइट्स आपको दे रखे हैं मेरे बच्चे, वो दे रखे हैं, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। राइट्स में ड्यूटीज आएगी, गिल्टी मेंजरिया किसी भी क्राइम के लिए जरूरी है, स्टेट अब लाइबल नहीं होगा लॉ के लिए, स्टैट्यूट इस मतलब इन इंटरनेशनल लॉ से इनकंसिस्टेंट नहीं है, लेजिस्लेचर जब तक जरूरत ना हो तब तक एग्जिस्टिंग लॉ में कोई चेंज नहीं करेगी, ठीक है। उसके बाद लेजिस्लेचर पावर देगी दैट आर नेसेसरी टू कैरी आउट द ड्यूटी, लेजिस्लेचर कोई भी मिस्टेक नहीं करेगी और कुछ भी आपको ऐसा करने के लिए नहीं बोलेगी जो फ्रूटफुल नहीं है। ये क्या है, प्रिजम्पशंस। इसमें से अगर 5-6 भी याद होंगी तो मोर देन इनफ है, आप आराम से लिख करके आ सकते हो।
ठीक है, एक बार देख ले, वर्ड्स आर यूज्ड आर प्रिसाइजली नॉट लूजली, स्टैट्यूट इज नॉट इंटेंडेड टू बी इनकंसिस्टेंट विद प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, मतलब जो भी आप लॉ बनाओगे हिंदुस्तान का वो इंटरनेशनल लॉ से कंसिस्टेंट होगा। लेजिस्लेटिव कंटेन पावर दैट इज नेसेसरी टू कैरी आउट द ड्यूटी, आपके पास ड्यूटी है तो आपको पावर्स भी दे रखी है। लेजिस्लेचर डज नॉट मेक एनी मिस्टेक, उसे पता है कि कैसे लॉ बनता है। मेंजरिया रिक्वायर्ड है, बिना किसी जरूरत के लॉ में ऑल्टरेशन नहीं होगी, और लॉ किसी को कुछ ऐसा करने के लिए नहीं बोलता जो कि फ्यूटाइल हो। उसके बाद है एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, एड्स मतलब हेल्प, कुछ चीजें जो हमें हेल्प करती हैं इंटरप्रिटेशन करने में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एड्स टू इंटरप्रिटेशन, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एड्स टू इंटरप्रिटेशन। एक है इंटरनल एड्स और एक है एक्सटर्नल एड्स। अच्छा, इंटरनल एड्स का मतलब जो चीजें लॉ में ही हैं, लॉन्ग टाइटल, शॉर्ट टाइटल, प्रोवाइजोज, सेक्शंस, हेडिंग, मार्जिनल नोट्स, ये इंटरनल एड्स है जो लॉ में ही है, जिनसे हमें लॉ बेहतरीन तरीके से समझ आता है। और एक्सटर्नल एड्स कौन सी हो गई मेरे बच्चे, जो लॉ में नहीं है, फॉरेन डिक्शनरी, फॉरेन जजमेंट्स, रिपोर्ट्स ऑफ द कमिटी, पार्लियामेंट्री डिस्कशंस, ये क्या है मेरे बच्चे, एक्सटर्नल एड्स, ये क्या है, एक्सटर्नल एड्स। तो आइए, इंटरनल एड्स, सबसे पहले लॉन्ग टाइटल, द लॉन्ग टाइटल इज द पार्ट ऑफ द एक्ट, इट शोज द ऑब्जेक्ट एंड द स्कोप इन जर्नल, कि भाई कोई एक्ट भी आया क्यों है, ये इंटरप्रिटेशन में हेल्प करता है, बट इट कैन नॉट ओवर राइट्स द क्लियर वर्ड, जो लिखा हुआ है उसको वही मानेंगे। प्रियम्बल, अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का हम प्रियम्बल पढ़ते हैं, प्रियम्बल पढ़ने से कितनी सारी की सारी हमें चीजें क्लियर होती है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन रियलिटी में आया क्यों है। इट शोज द ऑब्जेक्ट and the purpose of the act. It is useful to know what the statute intends. It is used only when the ambiguity exists. उसके बाद आती है मेरे बच्चे हेडिंग, हेडिंग इज टू बी रिगार्डेड एज की टू इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लॉजेस। उसके बाद मार्जिनल नोट्स, जर्नली इनको इतना यूज नहीं करते, बट इफ द वर्ड्स आर नॉट क्लियर तो हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस, द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस इज टू अवॉइड नेसेसिटी ऑफ फ्रीक्वेंट इंटरप्रिटेशंस। प्रोवाइजोस, जो किसी को एक्सप्लेन करती हैं, एग्जम्प्ट करती हैं, आगे डिक्लेयर करती हैं। उसके बाद इलस्ट्रेशंस एंड एग्जाम्पल्स और शेड्यूल्स, ये सब क्या है, इंटरनल एड्स, ये सब क्या है, इंटरनल एड्स, बिकॉज दे हेल्प अस, इंटरनली हेल्प अस टू इंटरप्रेट। और एक्सटर्नल एड्स, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, जब कोई भी लॉ आता है मेरे बच्चे तो उसके पीछे का रीजन है पार्लियामेंट्री हिस्ट्री। उसके बाद रेफरेंस टू द रिपोर्ट ऑफ कमिटी, अब जो भी लॉ आता है वो एक कमिटी बनाती है, कमिटी पार्लियामेंट में रिपोर्ट प्रेजेंट करती है, तो उस कमिटी की रिपोर्ट में भी क्या क्या रीजंस है उस लॉ को लेकर आने के, क्या ये भी एक एक्सटर्नल एड हो सकता है, यस। क्या अगर हमें नहीं समझ आ रहा अपने स्टैट्यूट में तो हम दूसरे स्टैट्यूट में, अब जैसे कंपनी लॉ और सेबी साथ साथ पढ़ते हैं, तो उस कंपनी लॉ के लिए सेबी मतलब एलओडीआर क्या हो गया, एक्सटर्नल एड। एंड उसके बाद डिक्शनरीज एंड यूज ऑफ फॉरेन डिसीजन। अच्छा, जब भी जर्नल प्रोविजन और स्पेशल प्रोविजन में कोई कंफ्लिक्ट होगा तो हमेशा कौन सी प्रोविजन जीतेगी मेरे बच्चे, स्पेशल प्रोविजन, हमेशा कौन सी प्रोविजन जीतेगी, स्पेशल प्रोविजन। क्या इतनी बात क्लियर है? हमने ये एड्स किया, अगर आ जाए तो दो दो लाइनें ही लिख कर आनी है, इन पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद आओ मैं आपको एक चीज कराती हूं, दैट इज डॉक्ट्राइन। मैम डॉक्ट्राइन, हाँ मैं आपको बताती हूँ ना, एक तो है डॉक्ट्राइन ऑफ सब्सटेंशियल कंप्लायंस, ठीक है। आइए, क्या है मेरे बच्चे, डॉक्ट्राइन ऑफ सब्सटेंशियल कंप्लायंस। मैम डॉक्ट्राइन ऑफ सब्सटेंशियल कंप्लायंस का मतलब देखो, लॉ मेकर कहता है शिवानी कोई भी लॉ बना, उसका 90% किसी ने फॉलो कर लिया, 10% नहीं हो पाया तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लॉ लेटर एंड स्पिरिट में कंप्लाई हो रहा है, यस। और कभी कभी इट इज हार्ड कि 100 का 100% टेक्निकलिटीज आप फुलफिल करो। एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला
कि आपको कोई डॉक्यूमेंट देना है, 20 दिन के अंदर अंदर देना है, साइंड होना चाहिए, स्टैम्प्ड होना चाहिए, डेटेड होना चाहिए और ब्लू पेन से होना चाहिए, ठीक है। आपने वो डॉक्यूमेंट मुझे दिया, 20 दिन के अंदर अंदर दिया, साइंड है, डेटेड है, स्टैम्प्ड है, बट ब्लैक पेन से है। लॉ मेकर कह रहा कोई दिक्कत नहीं, जो चीजें जरूरी थी उससे वो तो है ना, इसे हम बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सब्सटेंशियल कंप्लायंस। इसे हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? डॉक्ट्राइन ऑफ सब्सटेंशियल कंप्लायंस। आइए, दैट सेटिस्फाइड और ऑब्जेक्टिव इवन दो फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स आर नॉट कंप्लाइड विद। ऐसा नहीं है कि लॉ की रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई नहीं हुई, फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई नहीं हुई तो चलेगा, बट सब्सटेंशियल मतलब मेजर कंप्लाइंस होना चाहिए। सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस डॉक्ट्राइन, द रूल सेज दैट इफ a good faith attempt to perform does not precisely meet the terms of agreement or statutory requirement, the performance will still be considered complete if the essential purpose is unaccomplished. सिंपल सी बात, yes or no? और डॉक्ट्राइन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ये सिंपल सी बात बोलता है कि भाई लॉ किसी को भी इम्पॉसिबल काम करने के लिए मजबूर नहीं करता है। देखो यहां पर लिखा होगा, नो वन इज बाउंड टू डू व्हाट इज इम्पॉसिबल, नो वन इज एक्सपेक्टेड टू डू व्हाट इज इम्पॉसिबल, there is no obligation to perform impossible thing, the law does not compel a man to do what he cannot possibly perform। सिंपल सी बात, ठीक है। उसके बाद मेरे बच्चे अपना जर्नल कंस्ट्रक्शन आ जाता है। अब देखो वो कह रहे हैं शिवानी, जो पैनल स्टैट्यूट्स है ना, यानी जिनमें पनिशमेंट्स है, जैसे बीएनएस हो गया, बीएनएसएस हो गया, इसकी आप जो इंटरप्रिटेशन है ना वो स्ट्रिक्ट तरीके से ही करो, क्योंकि इसकी इंटरप्रिटेशन अगर लिबरल हो जाएगी ना तो दिक्कत आ जाएगी। देखो लॉ क्या कह रहा है, जर्नली पेनल प्रोविजंस जो हैं शुड बी कंस्ट्रक्ट स्ट्रिक्टली, इनकी कंस्ट्रक्शंस आप स्ट्रिक्टली ही करो, but at the same time it is one of the settled principle of interpretation of the statute when two interpretations are possible of a penal provision which is less onerous should be preferred। मतलब क्या है मेरे बच्चे, इसका मतलब ये है कि अगर दो प्रोविजंस, दो पैनल प्रोविजंस हैं तो एक्यूज्ड को कौन सी कम पड़ रही है हम वो लेंगे, एक 7 साल की सजा और एक 6 साल की सजा, तो आप 6 साल की सजा दोगे। देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन द टू इंटरप्रिटेशंस आर पॉसिबल व्हिच इज लेस एनोमरस शुड बी प्रेफर्ड। सिंपल सी बात, क्लियर है। देखो जर्नल क्लॉजेस एक्ट 1897, ठीक है, ये एक तरीके का ऐसा एक्ट है जिसमें काफी सारे वर्ड्स जो हैं वो डिस्क्राइब की दे करके रखे हैं, बिकॉज लॉ मेकर कहता है इट इज नॉट पॉसिबल, समझो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप हर शब्द को हर एक्ट में बार बार डिफाइन करो। तो जितने भी हिंदुस्तान में एक्ट हैं कुछ ऐसे शब्द हैं जो हर एक्ट में आते हैं, इसीलिए हमने उसे एक जगह इकट्ठा कर लिया जिससे हर एक्ट में ही आता है। तो जर्नल क्लॉजेस एक्ट में ही इंक्लूड्स शी लिखा हुआ है, हर एक्ट में प्लूरल है या सिंगुलर है तो प्लूरल इंक्लूड सिंगुलर लिखा हुआ है, मतलब बहुत जर्नल बातें जर्नल क्लॉजेस एक्ट में लिखी हुई है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है इफेक्ट ऑफ रिपील। क्या आता है मेरे बच्चे? इफेक्ट ऑफ रिपील, कि अगर कोई पुराना स्टैचूट रिपील हो जाता है यानी खत्म हो जाता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, दैट इज इफेक्ट ऑफ रिपील। ये क्या बोलता है, देख शिवानी, अगर कोई भी लॉ जो है वो रिपील हो जाती है तो खत्म हो जाती है। अब जो आपने उस अपील के अंदर, उस लॉ के अंदर किया था वो वैलिड रहेगा, जो उस लॉ के अंदर आपकी लाइबिलिटी अराइज हुई थी वो वैलिड रहेगी, जो उस लॉ के अंदर आपकी ऑब्लिगेशन अराइज हुई थी वो वैलिड रहेगी, सिंपल। और जो उस लॉ से पहले मरा हुआ था वो अभी भी मरा ही हुआ है, मतलब उस लॉ का रिपील कुछ भी रिवाइव नहीं करेगी। सिंपल सी मतलब, अगर मेरा उस लॉ के अकॉर्डिंग, उस लॉ के अंदर मेरे ऊपर कोई केस चल रहा था,
वो लॉ रिपील हो गया, वो केस चलता रहेगा। उस लॉ में मैं कोई केस जीत गई थी, वो लॉ रिपील हो गया, तो वो केस अभी भी मैं जीती हुई हूं। उस लॉ में कोई चीज मैंने रिपील कर दी थी, कोई चीज खत्म कर दी थी, अब वो लॉ रिपील हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज वापिस आ जाएगी, वो चीज रिपील्ड ही रहेगी। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इफ एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन रिपील्स एनी इनैक्टमेंट shall not revive anything that is not in force at the time of repeal, affect the previous operation of enactment repeal, affect any right, privilege or obligation or liability, or affect any penalty, forfeiture or punishment, affect any investigation, legal proceedings, remedy। जो चल रहा था वो चलता ही रहेगा। ये मेरे बच्चे इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ अपील आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब एक बार हम सवाल देखते हैं कि किस तरीके से सवाल पिछले अटेम्प्ट में आया हुआ है, सो दैट हमें बेटर तरीके से इन चैप्टर्स को कैसे करना है ये पता चले। देखो ये जो चैप्टर्स है ना रजय, ये थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स को करने का सबसे सबसे बेटर सॉल्यूशन है कि आप एक बार पास्ट ईयर पेपर्स देख लो कि पास्ट ईयर पेपर्स में क्या ट्रेंड चल रहा है। ये तो अपना इसमें से तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स वाला में तो कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद मेरे को 2 भी लगता है कि आपका ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से आया है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, ये हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, ये इसमें तो नहीं है। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये टॉट है। उसके बाद भारतीय न्याय संहिता, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का है, भारतीय न्याय संहिता का ही है ये भी। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन का एक सवाल आ जाता है, ये भी भारतीय न्याय संहिता का है। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का है। सोर्सेज ऑफ इंग्लिश लॉ, ओके, ये सोर्सेज ऑफ लॉ चैप्टर है। ये आरटीआई है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो 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 चलो। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सवाल आ गया, ये फिर भारतीय लिमिटेशन पीरियड आ गया। ओके, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ओके ठीक है। देन नेगोशिएबल ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, डैमेजेस पे है, व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी, कॉमर्शियल कोर्ट, ये लिमिटेशन, आर्बिट्रेशन एंड रिकंसिलिएशन, मतलब वही है। आओ एक बार इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आ जाओ 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 आ जाओ। आइए, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। आइए 2 का ए, आइए देख लेते हैं एक बार। आओ, द म्युनिसिपल गवर्नेंस एक्ट 2010 lays down the general rules for the property taxation on all the buildings in the city, including the commercial and residential buildings। ठीक है, however the heritage site preservation specifically stated heritage building maintained by the recognized trust shall be exempted from the municipal property tax। मतलब जर्नल लॉ और स्पेसिफिक लॉ। In 2023, the municipal authorities proposed tax on historical buildings maintained by a registered heritage, arguing that general rules will apply on the property. The trust challenged the tax demand, discussed with reference to the interpretation of the statutes।
हमने इसमें बोला इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट लगाओ, बट यार देखो हमने एक लाइन क्या पढ़ी हुई है कि स्पेशल लॉ हमेशा जब जर्नल और स्पेशल में कंफ्लिक्ट होगा तो कौन सा प्रिवील होगा? स्पेशल लॉ. द स्पेशल लॉ विल ओवरराइड द जर्नल लॉ इन द मैटर्स relating to the heritage property. The municipal authorities or actions of living text under the journal is legally unsustainable as it ignores the specific exemptions. और यार ऊपर ये आपको मैक्सिम्स वगैरह पे ध्यान नहीं देना है, आपको बस ये देखना है कि जो आप लिख रहे हो ना वो रेलिवेंट हो और आपका कंक्लूजन रेलिवेंट हो. ठीक है, तो ये मेरे बच्चे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स था. एक बार इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स जैसे ही आप ये क्लास देख लोगे मेरे बच्चे, मेक श्योर बस आपको एक काम करना है, पिछले 3 से 4 साल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के कौन कौन से सवाल आए हुए हैं वो आप लोगों को करने हैं, दैट्स ऑल. ठीक है, उसके बाद अगला वन शॉट भी किसी चैप्टर का जरूर से जल्दी लेकर आएंगे. एक बार आज की क्लास दिमाग में क्लियर या से क्लियर? आई होप आज की क्लास दिमाग में क्लियर हो. मेहनत हमारी, रिजल्ट हमारा, छुट्टी हमारी. थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो 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 मच मेरे बच्चे. हैव अ ग्रेट 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 डे अहेड. आई लव यू ऑल. थैंक यू सो मच. ऋषि भैया